नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ सत्यम शर्मा। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो आपको टॉपिक रहने वाला है, आज हम कक्षा 7 की आपकी क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहता है और यूपीएससी के मेंस में भी इसका अहम योगदान रहता है। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जल जल जैसा आप जानते हैं, जल से आप भलीभांति परिचित होंगे। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, आप अपने आस-पास देखिए, जल टॉपिक ऐसा है, आप इसको भाषा में ना पढ़ के इसको समझने का प्रयास करें। जल टॉपिक इतना अच्छा है आपके लिए, मेंस के लिए सबसे अहम योगदान यही निभाता है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जल देखो, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम बारिश, आप समझ चुके होंगे। वर्षा की रिमझिम बारिश, जल के नल का पानी। और जैसे बारिश होती है तो आप समझते हैं बारिश क्यों होती है। सबसे पहले आप इसको समझिए। देखो, मैं आपको थोड़ा इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सूर्य के ताप के कारण जब जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम तथा सहिम विशिष्ट के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरने लगती है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों और वायुमंडल एवं धरती के बीच इस तरीके से चक्कर लगाता रहता है, ये संघनन की प्रक्रिया होती है। और वही संघनन की प्रक्रिया वर्षण अर्थात वर्षा के रूप में नीचे आने लगती है और इसी को हम जल चक्र कहते हैं। देखिए, ये पॉइंट यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। थोड़ा मैं इसको आपको समझा देता हूँ। इसी को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। चलिए, इतना हम समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी थल के समान है, जो जल शताब्दियों एवं पूर्व उपस्थित तथा आज भी जो मौजूद है। जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी हम जल के लिए कर रहे हैं। तो जल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अगर जल ही नहीं होगा तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा आपको पता है, जो आप पानी पीते हैं वो पानी आपका फ़िल्टर होके आता है, अर्थात आरओ से। कुछ लोग आरओ का पानी पीते हैं, कुछ लोग कुएँ का पानी पीते हैं, कुछ लोग नदियों का पानी पीते हैं। जो लोग कुएँ का पानी पीते हैं वो अलवणीय जल होता है और जो लोग आरओ का पानी पीते हैं वो लवणीय जल होता है। अब ये आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए, अलवण जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? अगर आपसे ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको अलवण जल के स्रोत जो लगाने हैं अपनी कॉपी में टिक, मैं उनको आपको बता देता हूँ। देखिए, अलवण जल के स्रोत कौन कौन से हैं आपके? अलवण जल के स्रोत है आपके नदी, हिम नदी, महासागर, है ना, और समुद्रों का लवणीय जल होता है ना। ठीक है, आपको क्या क्या लगाने हैं लवणीय जल पर? नंबर 1 नदी, नंबर 2 कुएँ, ठीक है, अलवणीय जल, ठीक है। और जो लवणीय जल है, समुद्रों का जल लवणीय जल होता है क्योंकि इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड मिला होता है, जो खाने में भी उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। तो नमक जो पाया जाता है वो कहाँ से पाया जाता है? समुद्रों के जल से पाया जाता है, जिसमें आपका सोडियम क्लोराइड मिला होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये ग्राफ है, ये आप लोग खुद कवर कर लीजिएगा। इसमें कुछ महासागर बताए गए हैं, मेरे पास उतना समय नहीं है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का वितरण, हम सभी जानते हैं पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग हमेशा जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अर्थात आप जल का वितरण से समझिए। यदि पृथ्वी पर जल सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है तो अन्य देश क्यों जल का सामना करना पड़ रहा है? क्यों जल की कमी उनको खल रही है? क्योंकि अब पृथ्वी पर संपूर्ण जल हमारे लिए कितना उपलब्ध है, एक तालिका बताई गई है। देखो, महासागरों में जो जल है वो 97.3% है और जो बर्फ़ से जल आ रहा है आपका वो 0.20% आ रहा है। भूमिगत जो आपका जल आ रहा है 0.068% आ रहा है। स्थानीय समुद्रों से जो जल आपका आ रहा है वो 0.009% आ रहा है। वायुमंडल से आपका जो जल आ रहा है 0.19% आ रहा है। और जो नदियों से आपका जल आ रहा है 0.0001% आ रहा है। इसका मतलब 100% जल तभी मिलाकर होता है जब ये सारी चीज़ें अपने आप के स्वरूप को एक तरीके से कन्वर्ट करें। आइए अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं एनसीईआरटी के इसमें।
जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि प्यास होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसा आपको क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर देते हैं? कई बार जल के लिए अनेक योजनाएं भी चलाई गई है, मेगा योजनाएं चलाई गई है, प्रधानमंत्री द्वारा भी चलाई गई है। कपिंग विद वाटर सिक्योरिटी, द वाटर यू ड्रिंक, गंगा अमोंग द ड्रिंक रिवर्स, ये आप अनेक प्रकार की हैं जो जल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। महासागरीय परिसंचरण, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नमक, बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ समाहित करने वाला सा प्रतीत होता है, जैसे तरंगे, ज्वार भाटाएं। आइए जानते हैं तरंगे क्या होती है। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? मान लीजिए कोई बॉल है और कोई बॉल इस तालाब में गिर जाएगी तो जल कहाँ पे उठेगा? ऊपर उठेगा। तो ये ऊपर उठने को ही हम क्या बोलते हैं? तरंगे बोलते हैं एक सामान्य सी भाषा में। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता गिरता रहता है तो उन्हें हम तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आता है कि अभी जो तूफान आए थे तो उनमें कौन कौन सी तरंगे थी? इस प्रकार के क्वेश्चन आता है जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए आपको उनको भी ध्यान में देखना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल जलीय तरंगे उठती हैं, जिन्हें सुनामी भी कहते हैं, जिनकी रफ्तार जो होती है, ये तरंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। चलिए, सुनामी में पृथ्वी का तांडव कब, कहाँ, कैसे, क्या, इसके बारे में ये जानते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे तथा प्रत्यक्ष तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे भूकंप का परिणाम थी, जिसका अधिकांश समुद्र की पश्चिम सीमा पर था और इसमें अनेकों प्रकार की जो भारतीय प्लेट थी, वर्मा प्लेट के कारण नीचे धंस गई थी, तो इसमें अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ा था। यह कुछ फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार की सुनामी आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है, आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। दिन में 2 बार नियम महासागरीय जल का उठने में गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी दिन में 2 बार जल ऊपर उठेगा समुद्रों का, महासागरों का, और फिर नीचे गिर जाएगा। इसको ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबा देते हैं, उसे ज्वार कहते हैं। और जब तक अपने जल निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो तट पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो दोनों मिलाकर ज्वार भाटा हो जाते हैं, आप समझ चुके होंगे। आइए अब पढ़ते हैं। सूर्य चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित हो जाता है, जिसके कारण उच्च ज्वार होते हैं। पूर्णिमा व अमावस्या के दिनों में सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी को तीनों एक सीध में होते हैं। इस पर सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इसको बहुवर्त ज्वार भी हम कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई में पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी सहायक होते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आती हैं और इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। तो ये ज्वार भाटा उनके लिए भी अच्छा रहता है और सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी ये लघु ज्वार भाटा हो जाता है। महासागरीय धाराएं के बारे में हम पढ़ते हैं। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी भी हो सकती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं जो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है जो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, ठीक है, तो इनको हम जल धाराएं कहते हैं। ये इस प्रकार की जल धाराएं होती हैं। जब आप एटलस की बुक लेकर अपने सामने बैठोगे तो आपको इस प्रकार की कुछ जल धाराएं दिखेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे केंद्रीय धारा है, ये मोबाइल की थोड़ी स्क्रीन छोटी है इस वजह से आपको दिख नहीं रही होगी। उत्तरी विषुवतीय धारा है और आपकी विषुवतीय विपरीत धारा है और उत्तरी प्रशांत अफवाह है। अल्कांस्की की धारा है, दक्षिणी विषुवतीय धारा है,
गल्फ स्ट्रीम है, इस प्रकार की धाराएँ आप एटलस की बुक आती है बाज़ार से खरीद कर उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सभी स्टूडेंट इस जल वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, यहाँ से आने वाली विगत परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।